बताओ फोटोसिंथेसिस में कहाँ तक हुआ था टॉपिक आपका? शायद हम कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी आज शुरू करने वाले हैं। चलो इधर देखो, एक काम करते हैं, रेस्पिरेशन में आपने कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ा था ना, मैं एक बार वो भी पढ़ा देती हूँ। हाँ पढ़ा रही हूँ, डांटो मत भैया। कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी सामने देखें, और ये बर्तन भांडे संभाल ले अपने बेटा। रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या कर रहे हो यार तुम? चलो इधर देखो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था आपने आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पढ़ा था आपने इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे आपने पढ़ा था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पढ़ा था। और फिर आपने क्या पढ़ा था कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे डेवलप होता है, बात नहीं करे बेटा, यहाँ पे क्या डेवलप होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से आपको कंडीशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पे प्रोटॉन आपको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एंड इधर कौन है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे। तो अगर पीएच की बात की जाए तो पीएच का डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे जो पीएच है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा, और इधर पीएच कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो एटीएस की वजह से हमने इतना काम किया था, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप किया था। आज हम क्या करेंगे? इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करने वाले हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करने वाले हैं। कैसे? तो आप लोगों ने कभी ऑक्सीजोम के बारे में सुना है? क्या आपने कभी ऑक्सीजोम के बारे में सुना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम कभी आप लोगों ने इस तरह से बनाया होगा, बनाया था? ठीक है, तो ऑक्सीजोम के 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है। अच्छा, मेम्ब्रेन अंदर से किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। मेम्ब्रेन अंदर से किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। तो क्या मैं ऐसा बात कर सकती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है प्रोटीन का वो फैट सॉल्युबल है? चलो कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट थी भी नहीं। यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला पार्ट आपको नहीं लग रहा है? इसके 2 हिस्से हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इसको आप बोलते हो क्या? FO पार्टिकल, और इसको बोलते हैं नहीं बेटा, 99% लोग यहाँ पे गलत बोलते हैं। ये F0 नहीं होता है और ये नॉट भी नहीं होता है, ये FO होता है। बताऊंगी क्यों। ये क्या है? FO होता है, FO पार्टिकल। और इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। एंड जिस भी साइंटिस्ट ने यहाँ पे पंप इसको बोला था वो भी अगेन इसको गलत ही बोला था। ठीक है, और ये जो पार्ट आपको बाहर दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ पे ATP सिंथेज कहते हैं। क्या इस पार्ट को हम ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट बोल सकते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन को इस तरह से पूरा एक जगह से दूसरी जगह तक क्रॉस कर रहा है। तो कोई भी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस करे उसको बोलते क्या है? ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट। अच्छा, इसको पार्ट को क्या हम ग्लोबुलर बोल सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्लोबुलर पार्ट हो जाएगा। ऐसा हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था कि कोई भी प्रोटीन जो अगर बाहर पानी में अगर होगी तो कैसी होगी? वो टर्शरी होगी। एंड टर्शरी प्रोटीन को हमने शायद कभी ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोला होगा, है ना? अच्छा, क्या इसको हम बेस वाला पार्ट और क्या इसको हेड वाला पार्ट बोल सकते हैं? बस। ठीक है, तो बस इतने ही नाम है इनके। अब इनका काम क्या होता है? काम सुनिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया था कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। तो प्रोटॉन अपनी हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हाई कंसंट्रेशन से सिंस ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो मतलब हो क्या रहा है? ऑस्मोसिस। ये भी नाम गलत रखा था, हालांकि ऑस्मोसिस पानी का होता है बेटा, बट चलो ठीक है। यहाँ पे ऑस्मोसिस का एक्चुअली मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन। किसकी बात हो रही है? डिफ्यूजन की बात हो रही है, मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ बात हो रही है। अच्छा, पंप का काम क्या होता है? पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, बट यहाँ पे एक्चुअली ये हो क्या रहा है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बात आ रही समझ में? तो जिस भी साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसको पंप नाम दिया था वो गलत रखा था, बट चलो ठीक है। ये हम लोगों ने जब टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था ना कि पंप, कैरियर, चैनल, टनल, ये सब साइंटिफिक वर्ड आने से पहले साइंटिस्ट ने यहाँ पे पंप जो है टर्म यूज़ कर चुका था, और ऑलमोस्ट सारी बुक्स में वो पब्लिश हो गया था। तो उसके बाद में तब से वो गलत का गलत ही चला आ रहा है। हालांकि इसको पंप नहीं बोलना चाहिए, इसको एक्चुअली तो बोलना चाहिए प्रोटॉन चैनल। क्या बोलना चाहिए? प्रोटॉन चैनल बोलना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है।
अब प्रोटॉन जब भी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, किसके थ्रू, FO पार्टिकल के थ्रू जब मूव करेंगे, तो उस कंडीशन में इसमें प्रोटीन के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। सिंस ये हेड वाला पार्ट जो है इसके साथ अटैच्ड है, तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज मिलेगा। एंड जब यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, और इसका नाम क्या है, ATP सिंथेज नाम है ना, तो इस केस में यहाँ पे इसके साथ आके बाइंड होगा ADP और फॉस्फेट, एंड देन यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा ATP का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ATP सिंथेज जो एंजाइम होता है वो एक्चुअली ज़्यादा प्यार करता है किसको, ADP और फॉस्फेट को, तभी तो ये दोनों जाके इमीडिएटली वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, है, बट वो रिपेल करता है, नफरत करता है किसको, ATP से। तो जैसे ATP बनेगा वो उसको लात मार के भगा देगा वहाँ से, मतलब उसको रिलीज कर देगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। तो वापस सुनो कहानी। आप चाहते हो कि इसके F1 पार्टिकल में ATP सिंथेज के पार्ट में, हेड वाले पार्ट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होने से क्या बनता है, ये दोनों बाइंड होने के बाद ATP बनता है। इसमें कॉन्फॉर्मेशनल कब चेंज होगा, जब इसके बेस वाले पार्ट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। अच्छा, बेस वाला पार्ट कब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, जब प्रोटॉन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और वो कब मूव करेंगे, जब इधर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और इधर प्रोटॉन कम होंगे, मतलब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। तो इसका मतलब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा तो ही ATP बनेगी। अच्छा, तो ATS ने क्या किया, यहाँ पे डेवलप किया क्या, प्रोटॉन ग्रेडियंट। बात आई समझ में, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ETS की वजह से हो क्या रहा है, ETS की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। तो उसका उल्टा मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिस्टर्ब कौन करता है, भैया ये प्रोटॉन वापस यहाँ आ जाएंगे, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ATP सिंथेज एंजाइम। अच्छा, प्रोटॉन जब वापस इधर आएंगे तभी तो अगली बार इन प्रोटॉन को वापस उधर भेजा जा सकता है। एक कॉमन सेंस यूज कीजिए ना, कि जब सारे के सारे प्रोटॉन उस तरफ चले जाएंगे तो आप अगली बार भेजोगे किसको, और फिर तो ETS बंद हो जाएगा। प्रोटॉन वापस इधर आएगा तभी तो आप वापस क्या करोगे, ETS चला पाओगे। अरे भैया, अगर ये घर बना रहा है तो ये घर वापस तोड़ रहा है, घर टूटेगा तभी तो ये वापस बनाएगा, फिर ये घर वापस तोड़ देगा, फिर ये वापस बनाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ATP सिंथेसिस और ETS, जनरली लोग बोलते हैं कि एक ही प्रोसेस होता है, नहीं होता है, ये दो अलग प्रोसेस है, दो अलग प्रोसेस है। बट सिंस ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं क्या है, कपल्ड प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, कपल्ड प्रोसेस बोला जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बातें समझ, बट ये दोनों सेम प्रोसेस नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने कभी ATPase एंजाइम के बारे में सुना है? आपने कभी ऑक्सीजोम के बारे में सुना है? बस इसी ऑक्सीजोम को हम यहाँ पे बोलने वाले हैं ATPase एंजाइम। क्या बोलने वाले, ATPase एंजाइम। अच्छा, अब एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक एक्चुअल में यहाँ पे ब्लॉक कर देता है किसको, प्रोटॉन पंप को। एंड प्रोटॉन पंप को ये ब्लॉक करता है, सिंस दैट्स वाई इसको बोलते क्या है, F नॉट नहीं बोलना है, जीरो भी नहीं बोलना है, ये क्या होता है, FO पार्टिकल होता है, कोई परेशानी। अच्छा, अब आप लोगों ने ETS के अंदर कॉम्प्लेक्स के नाम लिखे थे, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5th शायद हमने क्या लिखा था, नहीं लिखा था, 5th एक और लिख लेना। ये जो ATP सिंथेज होता है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोला जाएगा, 5 लिख जाए। अच्छा, रुक जाओ, शोर मत मचाओ, इधर देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को क्या बोला जाएगा, ये हो जाएगा ATP सिंथेज। बताइए कोई परेशानी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो कीमियोस्मोटिक थ्योरी है वो कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इधर आ जाओ, आपने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था आपने, लाइट रिएक्शन पढ़ा था। अच्छा, इधर देखना जरा ध्यान से। तो लाइट रिएक्शन के अंदर बातें नहीं करे बेटा, मैं एक बार रफ में वापस रिवाइज करवा देती हूँ। तो आपने शायद यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 पढ़ा था, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से जाएगा आयरन फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से जाएगा B6F, एंड फिर उसके बाद जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास,
फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 से जाएगा यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, एंड देन फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन से ये रिसीव करता है कौन, NADP, कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 के अंदर। तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि लाइट रिएक्शन एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली ETS के सिमिलर है? भैया वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो NCERT में हेडिंग ही क्या लिखा हुआ था, NCERT में हेडिंग लिखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोलो या फिर इसको आप लाइट रिएक्शन बोलो, एक ही बात है। और लाइट रिएक्शन को आप हिल रिएक्शन बोलो, वो भी एक ही बात है, पढ़ेंगे ऐसा क्यों कहते हैं। और या फिर लाइट रिएक्शन को हम और बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ध्यान से आप सुनिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, एंड केमिकल मतलब क्या होता है, ATP। तो एक्चुअली लाइट एनर्जी को सिंस हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी के अंदर, ATP में, सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कोई परेशानी? अब मुझे बताओ कि अल्टीमेटली इससे हुआ क्या था लाइट रिएक्शन से। यहाँ पे आपने देखा था कि वाटर का फोटोलाइसिस हुआ था, वाटर जब ब्रेक डाउन हुआ था तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। कहाँ पे, ल्यूमन के अंदर। तो ल्यूमन के अंदर आपको यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आपको कम मिलेगी। तो एक्चुअल में हुआ क्या, लाइट रिएक्शन की वजह से हम ये बोलेंगे कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या डेवलप हुआ, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस यहाँ पे डेवलप होगा क्या, प्रोटॉन ग्रेडियंट। वेरी नाइस। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। अब वही बात कि जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता और अगर वहाँ पे ATPase अगर एंजाइम है तो वहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस होगा किसका, ATP का। चलो भाई वापस घिसी पीटी बात रिपीट करते हैं। ये वाला पार्ट कौन है, FO नहीं, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं CFO, एंड C स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, तो CFO। अच्छा ये वाला पार्ट कौन सा होगा, CF1 बोलेंगे इसको, है ना। हालांकि इसको फर्नांडिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई इसको F डिनोट किया जाता है, F पार्टिकल ना। अच्छा इसको मैं और क्या बोल दो, प्रोटॉन पंप बोल दो, ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट बोल दो, या फिर बेस बोल दो। CF1 को क्या बोलेंगे, ATP सिंथेस, ग्लोबुलर पार्ट, या फिर इसको हेड वाला पार्ट बोल दो। एंड ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑक्सीजोम या फिर ATPase। बट ध्यान रखना, ऑक्सीजोम स्पेशल जो टर्म है हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज कर दे, यहाँ नहीं टर्म यूज करना ऑक्सीजोम, है ना, पाप लगेगा। ठीक है, चलो अब होता क्या है बताओ, कि प्रोटॉन अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और फाइनली जाएंगे कहाँ, ये देखो कहाँ गए, और ये क्या बन जाएगा, NADPH2 चला गया। ठीक है, तो प्रोटॉन अपनी जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे तो इसके जो बेस वाले पार्ट में रोटेशन होगा, सिंस हेड वाला पार्ट इसके साथ अटैच्ड है तो इसमें भी क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। एंड जब इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा तो यहाँ पे ADP एंड फॉस्फेट तो ऑलरेडी बाइंड है, और इसके साथ अब क्या बन जाएगा, इसके कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होने से यहाँ पे बन जाएगा ATP। एंड सिंस ये ATP को पसंद नहीं करता है तो इसको रिपेल करके बाहर रिलीज कर देगा, कोई परेशानी। तो इस थ्योरी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कीमियोस्मोटिक थ्योरी बोलेंगे। अच्छा pH की बात की जाए तो यहाँ पे pH अगर मैं क्या लिखूँ, 5 लिखूँ, कहाँ पे, ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये जगह कौन सी है, ये ल्यूमन है। ठीक है, तो इधर कौन हो जाएगा, हाँ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ रखी होती है, स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा के अंदर pH यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये pH का जो डिफरेंस है ये आपको डे टाइम में देखने को मिलेगा कि नाइट में कि 24 आवर, आराम से सोच के बताएं। वेरी नाइस। लाइट रिएक्शन सिर्फ कब होती है, डे टाइम में। तो ये जो pH का डिफरेंस है वो आपको सिर्फ कब मिलेगा, डे टाइम में, कोई परेशानी यहाँ पे। अब इधर आ जाओ, ये pH का डिफरेंस आपको कब मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी नाइस। कभी ऐसा कोई टाइम है कि जब आपको जिंदा रहने के लिए ATP की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा कोई टाइम नहीं होता बेटा। तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन जो ग्रेडियंट है वो आपको हमेशा 24 आवर देखने को मिलेगा, बात है इसमें। अच्छा अब एक और क्वेश्चन,
आप लोगों ने कभी सुना है कि अमोनिया हमारे लिए हाईली टॉक्सिक गैस होती है? टॉक्सिक नहीं, हाईली टॉक्सिक गैसेस होती है, कभी सोचा है क्यों? अमोनिया हमारे लिए हाईली टॉक्सिक गैसेस क्यों होती है? इधर देखो, आप अमोनिया का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? इधर लिखते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अब अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर को डोनेट करके किसको पिक कर सकता है? ये H+ आयन को पिक कर सकता है, और ये H+ आयन को अगर पिक करता है तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे अमोनियम आयन के अंदर। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन की अगर संख्या मान लो 100 है और वहाँ पे 100 अमोनिया है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे अमोनियम आयन कितने बन गए? 100। तो बताइए इस केस में हुआ क्या? बेटा यहाँ पे तो प्रोटॉन सारे खत्म हो गए ना, एंड प्रोटॉन खत्म हो गए तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो गया, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा और क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। समझ आ गई बात? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अमोनिया हमारे लिए टॉक्सिक नहीं बेटा, हाईली टॉक्सिक गैसेज होती है। समझ आ गई रीज़न? क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करता है? टेक्निकली डिस्टर्ब करता है। और अब आपको ये तो पता ही होगा कि अमोनिया आती कहाँ से? एक फ्लो चार्ट पढ़ाया था मैंने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कैसे ऑक्सीडाइज होता है। हाँ, जब भी हम रेस्पिरेशन के अंदर प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज़ कर दें तो उसका पहले क्या होता है? डीअमाइनेशन होता है, एंड डीअमाइनेशन भी कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। याद आया? तो ये अमोनिया वही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा, अगर क्या हो, सपोज करो कि यहाँ पे इसमें इसका एक बाईपास बना दिया जाए, इसका एक बाईपास बना दिया जाए। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा बाईपास बना दिया प्रोटॉन के लिए, तो अब प्रोटॉन ज़रूरी नहीं है कि इधर से ही जाएंगे प्रोटॉन पंप से, नो, अब इनका एक रास्ता और भी है। तो जो प्रोटॉन है वो यहाँ से भी अंदर आ सकते हैं। बताओ इससे क्या होगा? वेरी नाइस, एक आंसर तो आ गया कि अगर प्रोटॉन वहाँ से निकल के अगर उधर जाना शुरू हो गए तो फिर एक समय आएगा कि दोनों तरफ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी और एटीपी का सिंथेसिस होगा ही नहीं, है ना? इससे क्या होगा? एटीपी का सिंथेसिस तो नहीं होगा, पर एटीएस तो लगातार चलता ही रहेगा, लगातार चलता ही रहेगा, और वो अपनी कोशिश से वापस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता ही रहेगा। क्राफ्ट साइकिल चलता रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस चलता रहेगा, ग्लूकोज टूटता रहेगा। तो मतलब आप खाना खाते रहोगे पर एटीपी नहीं बनेगी, बट कम बनेगी। तो इसका पता है यूटिलाइजेशन क्या है? मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्राफ्ट साइकिल होगा, NADH2 FADH2 बनेंगे, जो जाके ETS में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बेचारे, प्रोटॉन ग्रेडियंट बेचारे डेवलप करेंगे, बट वो प्रोटॉन जो है मुंह उठा के कहीं और से निकल जाएंगे, पर उसकी वजह से एटीपी कम बनेगी। बट आपने अभी सुना है कि ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होता है? एनर्जी। तो इसका मतलब अब ग्लूकोज ज़्यादा बर्न होगा, एंड ग्लूकोज के ज़्यादा बर्न होने से क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और ये हीट का प्रोडक्शन कहाँ बढ़ाना होता है? जो एनिमल कहाँ पे रहते हैं? पोलर एनिमल। कौन से एनिमल? तो एक्चुअली इस प्रोटीन का नाम क्या, मैं थर्मोजेनिन लिख दूं? तो ये प्रोटीन कौन सी होती है? ये प्रोटीन कौन सी होती है? थर्मोजेनिन प्रोटीन है। नाम ही क्या है इसका? थर्मो मतलब टेम्परेचर, जेनिन मतलब जनरेट करना। समझ आ गई कैसे? मैं फिर बोल रही हूँ, थर्मोजेनिन प्रोटीन का काम क्या होता है? ये एक्चुअली इन प्रोटॉन के लिए एक बाईपास बना देता है। अब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पंप से अंदर ना आकर वो एक्चुअली इस रास्ते से अंदर आ जाएंगे, तो इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पर उतना एटीपी का सिंथेसिस अब होगा नहीं। तो उससे बेनिफिट क्या है? क्योंकि उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को अब डेवलप करने के लिए ETS, क्राफ्ट साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा चलेंगे, तो ग्लूकोज ज़्यादा बर्न होगा, एंड ग्लूकोज जब ज़्यादा बर्न होगा तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन करना होता है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इन पोलर एनिमल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि थर्मोजेनिन प्रोटीन का और अमोनिया का दोनों का सेम काम है? ये दोनों ही प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। बस, बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ पे अमोनिया हो गया एंड थर्मोजेनिन हो गया। इन दोनों का ही काम क्या होता है कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। कोई परेशानी इसमें नहीं।
तो इस तरह से मैंने आपको कीमियोस्मोटिक थ्योरी प्रोटॉन ग्रेडियंट पे भी समझा दिया और कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, हमने दोनों साथ एक साथ खत्म कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद फाइनली एक टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें फॉस्फोराइलेशन के बारे में। क्या डिस्कस करते हैं? तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडीपी के साथ फॉस्फेट का जुड़कर एटीपी बनना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब ऑनेस्टली बताइए, आपने फॉस्फोराइलेशन अब तक आपने कितनी तरह का पढ़ा है? ग्लाइकोलाइसिस सुना है? अच्छा, ये बता दिया क्या मैंने? फॉस्फोराइलेशन 3 तरह का होता है। चलो फिर ठीक है, छोड़ो इसको। तो आप समझ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। और ये वाला कौन सा होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे लाइट चाहिए होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ये पता है ना कि ये ऑक्सीजन, ये प्रोटॉन अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? याद है, ये प्रोटॉन हाफ O2 माइनस मिल के क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्या? मेटाबॉलिक वाटर। बत्ता है ये, कोई परेशानी है? तो इस तरह से हम लोगों ने कीमियोस्मोटिक थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रिया और फोटोसिंथेसिस दोनों का एक साथ कंप्लीट कर दिया है। और पीएच का डिफरेंस यहाँ पे 24 आर होगा, बट यहाँ पे पीएच का डिफरेंस सिर्फ आपको डे टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड एक चीज़ हमने बहुत ही अच्छी चीज़ और सीखी है कि अमोनिया हमारे लिए टॉक्सिक गैसेज होती है। तो वो टॉक्सिक क्यों होती है वो आपको समझ आ गया। और थर्मोजेनिन काम का, थर्मोजेनिन एनिमल और थर्मोजेनिन प्रोटीन का क्या काम होता है वो भी आपको समझ आ गया। और एक चीज़ हमने आज और सीखी है, क्या? एक और चीज़ सीखी हमने कि जिसको हम आज तक जीरो और नॉट बोलते आ रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? FO है। आई नो बेटा, जब OTP आता है तो जीरो और O में बड़ा प्रॉब्लम होता है ये क्लियर करना कि कौन सा जीरो है कौन सा O है। मैंने बहुत ट्राई किया बट मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर मैं उसमें नहीं होता है वो रिफ्रेश कर देती हूँ, नया OTP आ जाता है उसमें। ठीक है, चलो बंद कर दो उसको।